बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 15 सितंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होने वाली समाअत का अहवाल अभी तो मैंने सिर्फ एक वीडियो उस पर की है और वो भी आखिरी 31 मिनट की समाअत का अहवाल आपके सामने रखा है और बहुत कुछ आपको बताने का। लेकिन उससे पहले जो एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि मरीम नवाज़ साहबा ने ट्वीट्स किए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस जस्टिस आमिर फारूक साहब और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब पर इल्ज़ामात की भरमार कर दी है। उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद साहब से भी सवालात किए हैं। इस पर हम पहले बात कर लेते हैं और जैसे ये वीडियो आप देख रहे होंगे इसके 3 घंटे बाद इंशाल्लाह मैं एक और वीडियो जो उस समाअत का हवाला है वो आपके सामने रख दूंगा और उसके बाद फिर एक दो और वीडियोस में, क्योंकि ये इतनी बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं आज की समाअत के बाद। और ये जो मरीम साहिबा का गुस्सा है जो उन्होंने इल्ज़ामात की भरमार की है, जो उन्होंने दोबारा से एक पुराना वो जो तरीक़ाकार है उनका इदारों पर चढ़ाई वाला वो शुरू किया, वो ऐसे नहीं किया। और बहुत से लोग ये सवाल भी कर रहे हैं कि जी रिमार्क्स आते रहते हैं, फैसले आते रहते हैं, होता कुछ नहीं है। लेकिन मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में ये बताऊँगा कि इस बार ये जो फैसले हो रहे हैं ये शरीफ ख़ानदान की सियासत को बंद गली में लेके जा रहे हैं और हमेशा के लिए तारीकी की तरफ लेकर जा रहे हैं। शरीफ ख़ानदान की सियासत अपने मंतकी अंजाम की तरफ तेज़ी से बढ़ रही है और इसकी एक एक चीज़ मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन पहले हम बात करते हैं मरीम साहिबा के ट्वीट्स की। मरीम साहिबा को ये भी मैं कहूँगा कि काश कि वो ये ट्वीट्स करने से पहले अपने वकील ख्वाजा हारिस साहब से पूछ लेती। वो उनको बहुत सारी चीज़ें बता देते कि जो वो इल्ज़ामात अदलिये पर लगा रहे हैं वो चीज़ें खुद उनके वकील ख्वाजा हारिस साहब मान चुके हैं, अदालत में एतराफ़ कर चुके हैं कि जी बिल्कुल ऐसे ही है जो अदालत कह रही है। मरीम साहबा ने पहला ट्वीट किया कि याद रहे कि नवाज शरीफ को गिरफ़्तार करके पेश करने का हुक्म उसी मुकदमे में है जिसमें खुद सज़ा देने वाले जज अरशद मलिक ने नवाज शरीफ की ना सिर्फ बेगुनाही बल्कि ब्लैकमेलिंग और दबाव में ज़बरदस्ती फ़ैसला दिलवाए जाने का एतराफ़ किया है। पहली बात यह है कि अरशद मलिक का मामला अभी तक पेंडिंग है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अल अज़ीज़िया केस में ये पहले यही मामला सुना जाएगा, ये अभी तक पेंडिंग है, ये मामला ख़त्म नहीं हुआ। और दूसरी बात यह है कि जज अरशद मलिक को जो निकाला गया था वो इसलिए नहीं निकाला गया था कि वो कोई उन्होंने नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ फ़ैसला गलत किया था, उनको इसलिए निकाला गया था कि एक एहतसाब अदालत का जज जो जिस मुलजिम के ख़िलाफ़ केस सुन रहा है, जिस करप्ट शख्स के खिलाफ केस सुन रहा है, जिसके ऊपर करप्शन, लूट मार, मनी लॉन्ड्रिंग और चोरी चकारी के इल्ज़ामात हैं, उस शख्स को वो घर जाकर मिल रहा है, उसको वो मक्के और मदीने जाके मिल रहा है, उसके साथ वो राब्ते कर रहा है, उसके लोगों के साथ वो मिल रहा है। तो इस चीज़ को मिसकंडक्ट करार देके और जज अरशद मलिक को निकाला गया है। ये नहीं है कि उनको इस बात पे निकाला गया है कि उन्होंने नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ फ़ैसला दबाव में आकर कर दिया। ये जो मामला है कि नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ उन्होंने फ़ैसला दबाव में दिया या नहीं दिया, इसका फ़ैसला भी होना है और ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है। उसके बाद वो कहती हैं कि जज साहब कब के घर जा चुके हैं मगर फ़ैसला आज भी जूं का तू है। फ़ैसला जूं का तू रहेगा जब तक आप ओरिजिनल ऑडियोज़, ओरिजिनल वीडियोज़ नहीं देंगे, रिकॉर्डिंग करने वाले बंदे पेश नहीं करेंगे, तमाम अपना ट्रेल नहीं मुकम्मल करेंगे, तब तक ये फ़ैसला बरकरार रहेगा। अभी तक ये मामला पेंडिंग है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसको सुनना है, लेकिन आप लोग तो ऑडियोज़ और वीडियोज़ दे ही नहीं रहे। शहबाज शरीफ साहब मुकर चुके हैं जो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, वो कहते हैं मेरी भतीजी को पता है। और मरीम साहिबा कहती हैं कि ये मामला मुझे नहीं, मेरे पास वीडियोज़ नहीं है ओरिजिनल और ऑडियोज़, वो नून लीग के वो जो कौन से भट्ट साहब हैं, नासिर भट्ट कौन है, उनके पास हैं और वो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, वो पाकिस्तान से भागे हुए हैं। लेकिन ये इन चीज़ों का भी अभी डिसाइड होना है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। फिर वो कहती हैं जज अरशद मलिक को तो घर भेज दिया गया मगर उससे ये नहीं पूछा कि नवाज शरीफ को सज़ा किसके कहने पर दी, बल्कि नवाज शरीफ को ही दोबारा गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया गया। देखें, पहली बात यह है कि अरशद मलिक साहब पे तो इल्ज़ाम यह है कि उन्होंने नवाज शरीफ साहब को एक केस में बरी किया, हालांकि वो बरी नहीं कर सकते थे क्योंकि उसके भी फैक्ट्स वही थे जिसमें नवाज शरीफ साहब को 2 केसेस में सज़ाएँ हुई। जबकि दूसरा उनके ऊपर इल्ज़ाम यह है कि उन्होंने नवाज शरीफ को जिस केस में 14 साल सज़ा देनी थी उसमें उन्होंने 7 साल सज़ा दी है। तो इल्ज़ाम तो दूसरी तरफ है, लेकिन मरीम साहिबा इस तरफ इल्ज़ाम दे रही हैं। और इन इल्ज़ाम इस तरफ क्यों या उस तरफ क्यों, अभी दोनों का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट से होना है। फिर वो कहती हैं कि नवाज शरीफ को ये जो बार बार कह रही हैं कि दोबारा गिरफ्तार करने का हुक्म दिया है, ये ख्वाजा हारिस साहब ने माना है कि नवाज शरीफ साहब की गलती थी कि जब पंजाब हुकूमत ने उनकी ज़मानत मुस्तरद की थी तो उनको अदालत से रजू करना चाहिए था। ये वो वाज़ेह तौर पर नहीं, दबे अल्फाज में उन्होंने माना है कि हमें रब्ता करना चाहिए था। और नवाज शरीफ साहब का उन्होंने खुद माना है कि इस वक्त वो मफरूर हो चुके हैं। ये बात खुद ख्वाजा हारिस साहब नवाज शरीफ के वकील मान चुके हैं, लेकिन मरीम साहिबा ना माने, उनकी मर्ज़ी है। वो कहती हैं कि मुकदमा तो ये होना चाहिए था कि जज के इतराफ़ जुर्म के बाद सज़ा की क्या हैसियत रह जाती है। जज ने इतराफ़ जुर्म नहीं किया, जज ने उल्टा आप पे इल्ज़ामात लगाए हैं कि आप लोगों ने उसकी एक घटिया वीडियो, अखलाक से गिरी हुई वीडियो, एक गंदी वीडियो आपने मुल्तान से ख़रीदी, मुल्तान से ख़रीद कर एक अपने बंदे के ज़रिए जज तक पहुँचाई और जज को आपने कहा कि अगर तुमने हमारी बात ना मानी
तो हम ये वीडियो वायरल कर देंगे। और फिर उसके लिए आपने कहा कि जज को कहा कि आप नवाज शरीफ को आके मिलें। नवाज शरीफ साहब उनके साथ विलिंग डीलिंग करते रहे, मामला तय करते रहे, और उन दिनों में मामला तय करते रहे जब नवाज शरीफ साहब को 6 हफ्तों की सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत दी थी कि आप 6 हफ्तों में जाकर अपना इलाज करवाएं। लेकिन नवाज शरीफ साहब इलाज कराने की बजाय उस वक्त जज को बैठकर ख़रीद रहे थे और ब्लैकमेल कर रहे थे। उसके बाद मरीम साहबा कहती हैं कि अगर सज़ा ही कायम ना रहती हो तो वापसी कैसी, गिरफ्तारी क्यों? भाई आपकी 8 हफ्ते की ज़मानत थी, वो ज़मानत ख़त्म हो चुकी है, कानून के मुताबिक आपने सरेंडर करना है। ये तो आप ताकतवर मुजरिम था, पैसे वाला था, ताकतवर था, इदारों के ऊपर इन्फ्लुएंस करने वाला था, इदारों के साथ मुकमुका किया, मामला तय किए। वरना यहाँ पर तो कभी आप सुने गरीबों की मिसालें, मैं आपको अगली किसी वीडियो में तफसील से वाक़या बताऊँगा। मेरा दिल दहल गया जो मैंने सुना कि एक मासूम बच्ची वो सीढ़ियों से गिरी, उसकी डेथ हो गई, बखर जेल की बता रहा हूँ आपको। और उस बच्ची का वालिद जो है वो किसी केस में इल्ज़ाम में किसी में गिरफ़्तार था। उस बच्ची को जेल में उसकी डेड बॉडी लाई गई और सलाखों के पीछे खड़े हुए बाप ने अपनी जिसकी मौत हो चुकी थी, जिसकी डेथ हो चुकी थी बेटी, उसका चेहरा उसने सलाखों के पीछे से खड़े होकर देखा। उसको अपनी बेटी को छूने की भी इजाज़त नहीं दी गई कि वो आखिरी बार अपनी बेटी को हाथ लगा लेता। तो ये यहाँ पे तो ये जुल्म होता है कि उसके ऊपर सिर्फ इल्ज़ाम था उसके बाप के ऊपर, और उस बाप को बेटी के जनाजे में जाने के लिए इजाज़त नहीं दी गई कि उसको पेरोल पे रिहा कर दिया जाता, पुलिस के डाले साथ चले जाते, पुलिस की गाड़ियाँ चली जाती कि चलो जाकर, और वो बाप जो है जो छोटे मोटे इल्ज़ाम में था कि वो जो है वो जनाजा पढ़ लेता बेटी का, और बेटी के सराने कुछ देर बैठ जाता, जो हमेशा के लिए बेटी इस दुनिया से जा रही थी और उसकी तदफीन होनी थी। लेकिन दूसरी तरफ एक सज़ा याफ्ता मुजरिम है, उसको जिस तरीके से पाकिस्तान से बाहर भेजा गया वो आप सबके सामने है। ये है दोहरा निज़ाम, यह है ताकतवर के लिए और कानून, कमज़ोर के लिए और कानून। कमज़ोर जो है वो चंद हज़ार के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार हो तो उसको बेटी का चेहरा देखने के लिए भी नहीं बाहर लाया जाता, और ताकतवर जो है वो अरबों डॉलर लूट कर भी इलाज के नाम पर पाकिस्तान से फ़रार है, और कोई जो है वो उसको वापस उस तरह नहीं ला पा रहा। उसके बाद मरीम साहबा कहती हैं, बताओ किसी एक का नाम जिसके लिए एजेंसी मुश्तमिल JIT बनी हो। तो आप भी बता दें कोई एक ऐसा ख़ानदान जो इतना ताकतवर हो कि वो जजेस को भी मैनेज कर लेता हो, जजेस को भी कत्ल गारत की धमकियां दे, जो तमाम इदारों को करप्ट कर दे, जिसके केसेस पे नैब, FBR, FIA, SCCP तमाम इदारे हाथ खड़े कर दें कि जी हम कुछ नहीं कर सकते। और जिस ख़ानदान के बारे में गॉडफादर कहा गया हो, जिसको सिसिलियन माफिया कहा गया हो, कोई और इतना ताकतवर ख़ानदान तो बताएं। हाँ, एक है आपके पास ताकतवर ख़ानदान, वो है जरदारी ख़ानदान, और उनके लिए भी JIT बनी। फिर वो कहती हैं कि कोई बताएं ऐसा एक का नाम जिसके लिए नैब रेफरेंसेस दायर करने का हुक्म जारी हुआ हो। हुक्म इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया था क्योंकि उस वक्त के एक चेयरमैन नैब कमरुज़्मान चौधरी वाज़ेह तौर पर कह चुके थे कि मैं शरीफ खानदान के खिलाफ केसेस नहीं खोलूँगा, जो मेरा करना है कर लें, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था। फिर वो कहती हैं बताएं कि किसी और के लिए भी कोई मॉनिटरिंग जजेस लगाए गए हैं, क्योंकि आप इन्फ्लुएंस कर रहे थे, आपका दौर था, आपकी हुकूमत थी, इसलिए जुडिशरी ने जब देखा कि तमाम इदारे हाथ खड़ा कर चुके हैं तो अदालत ने मॉनिटरिंग जज लगाया। लेकिन मॉनिटरिंग जज का कोई किरदार इसमें नहीं रहा। अगर मॉनिटरिंग जज का किरदार होता तो अरशद मलिक जाके और नवाज शरीफ से मुलाकातें कर रहा होता। फिर वो कहती हैं बताएं कि क्या किसी और ने बेटी समेत अदालतों में 150 से ज़ायद पेशियाँ भुगती हैं। भाई नवाज शरीफ साहब को कश्मीर की आज़ादी के कोई पादाश में या उसके कोई मामले में या कोई पाकिस्तान के लोगों के दुख दर्द में तो नहीं गए ना अदालतों में, तो वो अपनी करप्शन और लूट मार की वजह से गए हैं। और आप अगर मरियम साहबा आप उनके साथ गई हैं अदालत में तो क्योंकि आप अपने वालिद की सहूलतकार थी उस जुर्म में, आप उनकी मदद कर रही थी तो इसलिए आप गई हैं, वरना और तो कोई मामला नहीं था। आपकी एक और भी बहन है, उसका तो नाम भी बहुत कम लोगों को पता है, वो उसका तो कभी नाम मीडिया पे किसी ने नहीं लिया, ना उसको किसी अदालत से बुलाया गया, क्योंकि वो सियासत में नहीं है और वो उस जुर्म में वालिद के साथ शरीक नहीं थी जिस जुर्म में आप शरीक थी। फिर वो कहती हैं कि जो जेल की कालकोठरी में जाने के लिए अपनी 47 साल रफ़ीक हयात को बिस्तरे मर कर छोड़कर अपनी बेटी का हाथ थामे नाकर्दा जराइम की सज़ा काटने वतन वापस आ गया हो और कानून के आगे पेश हो गया हो, ऐसे होते हैं मफरूर इश्तिहारी। कई बार वीडियोज़ में बता चुका हूँ वो नवाज शरीफ साहब की मजबूरी थी। अगर नवाज शरीफ वापस ना आते, सरेंडर ना करते तो उनकी अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एडमिट ही नहीं हो सकती थी। जब आपको नीचे ट्रायल कोर्ट सज़ा सुनाती है तो आपको गिरफ्तारी देनी होती है, गिरफ्तारी के बाद आप अपनी अपील दायर करते हैं, वरना आपकी अपील दायर नहीं हो सकती। वो इसलिए वापस आए थे कोई उन्होंने कौम पे एहसान नहीं किया था। फिर वो कहती हैं कि मुझे बखूबी अंदाज़ा है कि सियासतदानों की तरह मोअज़्ज़ज़ जजेस भी दबाव में हैं, उनके फैसले कह रहे हैं कि वो दबाव में हैं। ये आप वो इल्ज़ाम दे रही हैं आमिर फारूक साहब और मोहसिन अख्तर कैनी साहब को कि उन्होंने दबाव में ये फैसला किया, हालांकि कोई ऐसी बात नहीं है।
जितने रिपोर्टर्स वहाँ पर मौजूद थे उनसे अगर आप पूछें जिस तरह से ये फेयर ट्रायल हुआ है, जिस तरह से फेयर ट्रायल मतलब ट्रायल से मुराद दिया कि प्रोसीडिंग हुई है फेयर, आपको एक एक रिपोर्टर बताएगा कि ज़बरदस्त अंदाज से खुले दिल के साथ दोनों जजेस ने ये केस सुना। कहीं एक मौके के ऊपर भी यकीन कीजिए हमें नहीं लगा कि जजेस इधर या उधर जाना चाह रहे हैं, और आखिरी लम्हे तक नहीं पता था आज कि आज फैसला क्या आएगा, क्योंकि उन्होंने तसल्ली से सुना खाजारी साहब को और उसके बाद उन्होंने ये फैसला किया। ऐसी कहीं भी हमें नज़र नहीं आया कि जजेस बायस्ड हों। और जब यही जजेस रिलीफ दे रहे थे तो उस वक्त ये गुनगारी थी, उस वक्त इनके लिए ट्वीट्स हो रही थी जजेस के लिए, उस वक्त इस्लामाबादी कोर्ट के लिए तारीफ़ें होती थी, उस वक्त मिठाइयाँ थी, उस वक्त रसगुल्ले थे, और आज जो है वो इल्ज़ामात हैं। कहती हैं कि मगर क्या मोअज़्ज़ज़ जज हज़रात को इस किस्म के अदलिया दुश्मन वारों के सामने दीवार नहीं बन जाना चाहिए, यानी बस जज ही दीवार बन जाएँ, आपका जहाँ पे डट जाने की बारी आए, लड़ जाने की बारी आए, आप लेट जाएँ, आप डील करें बाहर चले जाएँ, सौदेबाजी करें बाहर भाग जाएँ, आप वोट को इज़्ज़त दो का बयानियाँ बनाएं और फिर बूटों में लेट के आप रिलीफ लेके बाहर चले जाएं। लेकिन जज डट जाएं, जज लड़ जाएं, आप ना लड़ें और डटें, आप सिर्फ बातों की हद तक बात करें, और जब मौका है लड़ जाने का, डट जाने का, आप यहाँ से फ़्लाइट पकड़ें, कभी कतरी जहाज़, कभी अरबी जहाज़, कभी कौन सा जहाज़ मंगवाएं और आप पाकिस्तान से फ़रार हो जाएँ। आप भी ज़रा पाँव पे खड़े हो ना, आप निकलें बाहर, आप क्यों नहीं रैलियाँ कर रही? आप तो खुद खामोश नहीं है इतना अर्सा, आप उसका जवाब दे दें कि आप क्यों खामोश नहीं हैं। आप आज जुडिशरी को कह रही हैं कि आप डट जाएँ और लड़ जाएँ। अच्छा, फिर वो कहती हैं और क्या दूसरे मोअज़्ज़ज़ जजेस को जस्टिस शौकत सिद्दीकी और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की तरह इंतकाम का निशाना बनने से बचाना नहीं चाहिए? काजी फ़ाइज़ ईसा साहब अपनी एहलिया के वो दे दें, जो उनकी एहलिया मनी ट्रेल दे दें, तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को कुछ नहीं होगा, टेंशन ना लें आप। वो कहती हैं कि अगर मोअज़्ज़ज़ जज साहबान ने आज दबाव के ख़िलाफ़ स्टैंड ना लिया तो ये सिलसिला जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा तक नहीं रुकेगा, बल्कि वो जज जो आइन और कानून पर चलेगा इस जुल्म और इंतकाम की ज़द में आएगा। यानी इनके मुताबिक तो इस वक्त पूरी जुडिशरी में लाहौर कोर्ट में, लाहौर कोर्ट की तो बात ही नहीं करते, इस्लामाबाद कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में कोई ऐसा जज नहीं है जो आइन और कानून पे चलता हो। इनके मुताबिक तो सारे कंप्रोमाइज़ करने वाले हैं, तो इसमें तो इन्होंने एक्सेप्शन क्रिएट नहीं की। अतर मिनल्ला साहब ने भी फिर कोई किसी दबाव में आके आपके हक़ में फ़ैसला दिया था, मेरिट पे फ़ैसला था, वो भी मेरिट पे फ़ैसला था, ये भी मेरिट पे फ़ैसले हैं। मीठा मीठा हाप हाप कड़वा कड़वा थू वो आपके हक़ में था तो मेरिट पे थे, ये आपके ख़िलाफ़ है तो ये दबाव में। वो कहती हैं कि मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने खुद फरमाया कि दबाव का शिकार जजेस अवाम को इंसाफ नहीं दे सकते। हमारे निज़ाम इंसाफ के बारे में इससे बड़ी गवाही क्या होगी? अवाम तो कुछ अर्सा और नाइंसाफ़ी भुगत लेंगे, लेकिन मोअज़्ज़ज़ जज साहबान को बैरूनी दबाव से कब और कैसे निजात मिलेगी? तो आप टेंशन ना लें, आप लोग ही जजेस को ब्लैकमेल करते थे, आप लोग ही मलिक क़य्यूम साहब को कॉल्स करते थे, आप लोग ही मलिक क़य्यूम साहब को बताते थे कि बेनज़ीर के ख़िलाफ़ कि कितनी सज़ा देनी है, आसिफ ज़रदारी को कितना अर्सा जेल भेजना है, क्या फ़ैसला लिखना है। तो ये तो आपका खेल रहा है, जजेस को मैनेज करना, निहाल हाशमी के ज़रिए धमकियाँ दिलवाना, कुछ और कुव्वतों से धमकियाँ दिलवाना, थ्रेट करना, उनकी वीडियो सामने लाना, उनकी फ़ोन कॉल्स करके उनको फ़ैसले लिखवाना, ये सारा आपका ही किरदार रहा है। और चीफ जस्टिस साहब ने जो बात की है वो किसी और बैकग्राउंड में किया है, इनको असल में पता नहीं है कि उसका बैकग्राउंड क्या था जो वो बात कर रहे थे। कहती है जनाब चीफ जस्टिस साहब, ये गुलजार साहब से मुखातिब हैं कि क्या आप इस बैरूनी दबाव के बारे में आवाम को कुछ बताएंगे कि कौन इंसाफ की राह में रुकावट बना हुआ है और किसके सामने जज साहबान बेबस हैं? तो बहरहाल ये अब चीफ जस्टिस गुलजार साहब को इसको नोटिस लेना चाहिए और इनको जवाब ज़रूर देना चाहिए। मैं आपको बता चुका हूँ कि वो बात किसी और तनाज़ुर में हो रही थी जिसको ये किसी और रंग में लेकर जा रही हैं। उसके बाद वो कहती हैं कि अगर ऐसा ही है तो क्या ये सिलसिला जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी और हाँ, क्या ये जब चीफ जस्टिस को उन्होंने मुखातिब कर लिया तो फिर कहती हैं कि अगर ऐसा ही है तो क्या ये सिलसिला जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा पर रुक जाएगा? दबाव और जबर इंतज़ार करने से नहीं, डट कर मुज़ाहमत करने से ख़त्म होता है। फिर वही बात कि जज डट जाएँ लेकिन हम लेट जाएंगे, हम डील करके भाग जाएंगे। वो कहती हैं मोहतरम चीफ जस्टिस साहब, ये तकलीफ दे सफ़र कब तमाम होगा? निज़ाम इंसाफ को अपने मकाम तक पहुँचाने के लिए कितने बेगुनाह कौमी रहनुमाओं और आइन कानून और इंसाफ पर चलने वाले मुअज़्ज़ज़ जजों की कुर्बानी चाहिए होगी। ये बहरहाल मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसका सोमोटो लेना चाहिए, चीफ जस्टिस साहब को इनको जवाब देना चाहिए। और आखिरी ट्वीट वो करती हैं कि मोहतरम चीफ जस्टिस साहब, नवाज शरीफ ने पहले भी अपनी जान हथेली पर रखकर अदलिया की आज़ादी की जंग लड़ी थी और आज भी जब अदलिया को दबाव का सामना है तो हम पीछे नहीं हटेंगे। अदलिया को जो भी दबाव में लाने की कोशिश करेगा हम हर कीमत पर उसका रास्ता रोकेंगे इंशाल्लाह। तो देख लेते हैं जी कितना डट कर खड़े होते हैं। बहरहाल सरेंडर तो इन्होंने कर दिया है, कल FATF के ऊपर वोट देने जा रहे हैं और नवाज शरीफ साहब जिन्होंने डट कर लड़ जाना था, जिन्होंने आगे खड़ा होना था और पूरी कौम ने उनके पीछे खड़ा होना था, वो इस वक्त लंदन में लेटे हुए हैं। तो उन्हें कहें आ जाएँ, लीड करें और कौम उनके साथ बिल्कुल निकले। अगर कौम ये समझती है कि नवाज शरीफ साहब वाकई अदलिया की आज़ादी चाहते हैं
और आइन और कानून की हुक्मरानी चाहते हैं और वोट की इज़्ज़त चाहते हैं, तो आवाम बिल्कुल नवाज शरीफ साहब का साथ दे। नेक्स्ट वीडियोज़ में दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलकरीम हम सब कामिल नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।